हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में और उनमें गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा। पिछले क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक खत्म किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक खत्म करने के बाद आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन समझने से पहले हमें एग के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि एग का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है ह्यूमंस के अंदर। अगर मैं फीमेल एग की बात करूं तो आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा। एक्चुअल में जो ये सेंटर में सेल है, ठीक है, ये एक्चुअल है क्या? क्या ये ओवम है या सेकेंडरी oocyte है? आपकी एनसीईआरटी में ओवम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपके सामने बात करूं तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो कि सेकेंडरी oocyte जो है वो कौन से फेज पे रुका हुआ है? टू, मेटाफेज टू पे, मियोसिस टू पे रुका हुआ है, अरेस्ट हुआ हुआ है मेटाफेज टू पे। इसको एक फैक्टर चाहिए जिसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। जब तक ये फैक्टर फॉर्म लेकर नहीं आएगा तब तक सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी बना के ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर मैं अभी सिर्फ ओव्यूलेशन के बाद एग के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है। अब आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये आपको जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस का नाम क्या होगा? स्पेस का नाम क्या होगा? स्पेस का नाम है पेरी विटिलाइन स्पेस। सो दिस स्पेस इज पेरी विटिलाइन स्पेस। उसके अलावा ये बाहर जो आपको लेयर दिख रही है, दिस इज नॉन सेलुलर लेयर। ये नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है, सेल्स की नहीं बनी हुई, सेल की सिक्रीशन की बनी हुई है। किन सेल्स ने सिक्रीट किया है इनको? इसको सिक्रीट किया है फॉलिक्यूलर सेल्स ने। फॉलिक्यूलर सेल्स का मतलब जो फॉलिकल्स बना रहे थे, ग्रैनुलोसा सेल्स, जब बने थे तब सिक्रीट हुई थी ये लेयर। और इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। तो जो अंदर वाली लेयर होती है एग की, ठीक है, या कह सकते हो सेकेंडरी oocyte के बाहर की जस्ट लेयर है, या एनसीईआरटी के बेसिस पे भी पूछ सकता है, ओवम की जो कवरिंग है जस्ट आउटर, क्या नाम है उसका? जोना पेलुसिडा। क्या सेल्स की बनी है? नहीं, सेल्स ने जो सिक्रीट किया है उसकी बनी है। ठीक है। उसके बाहर की जो लेयर है, ठीक है, वो है सेल्यूलर। कैसी लेयर है ये? सेल्यूलर लेयर है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर दिखने वाला है एग के डायग्राम के अंदर। क्या दिखेगा? बीच में सेकेंडरी oocyte दिखेगा जिसको ओवम बोल रहा है एनसीईआरटी ने, लेकिन हमने पर्टिकुलरली लिख लिया क्या? सेकेंडरी oocyte। उसके बाद बाहर क्या बनी हुई है? जोना पेलुसिडा। उसके बाहर वाली लेयर क्या लेयर है? कोरोना रेडिएटा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फीमेल एग के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है कोरोना रेडिएटा, एक होती है जोना पेलुसिडा। ठीक है। तो ये दो लेयर्स हैं। अगर स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, अगर स्पर्म को क्या करना है, अपना न्यूक्लियस फ्यूज करवाना है एग के न्यूक्लियस के साथ या सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस के साथ, तो क्या होगा? तो स्पर्म को पहले इन लेयर्स को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर हम देखेंगे इम्प्लांटेशन की तरफ। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब क्या क्या स्टेप्स आते हैं इस फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो स्टेप्स जो जो डिस्कस करने वाले हैं हम उन स्टेप्स के बारे में सुनो। सबसे पहला स्टेप होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब है ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस या कॉपुलेशन बोल सकते हैं आप उसको, या सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको हम बोलते हैं। ड्यूरिंग क्वाइटस जो सीमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा। दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होने वाली है? इंसेमिनेशन होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहली स्टेप होगा इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होगी दूसरी प्रोसेस? दूसरी प्रोसेस होगी मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब जब इंसेमिनेट हो चुका है सीमेन या स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, अब ये स्पर्म जो है मूव करेगा। किधर की तरफ मूव करेगा? एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, मतलब फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फर्टिलाइजेशन कहां होती है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन। अभी दोबारा देखेंगे। सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म
थर्ड क्या होगा? थर्ड इज अराइवल ऑफ ओवम। अराइवल ऑफ ओवम किधर? अब ओवम को भी पहुंचना है किधर? एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन तक, तो ओवम भी पहुंच जाएगा किधर? एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट होगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन होगा किसका? स्पर्म का। क्या होता है कैपेसिटेशन? अभी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आएगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और फ्यूजन ऑफ गैमीट समझने के लिए एक और इसका सब टॉपिक आप ले सकते हो, जिसको आप बोलोगे एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद ही जो फ्यूज हो पाएंगे आपके जो गैमेट्स हैं, और आप उसको क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन बोलोगे। तो अब कहानी समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। मैं ये हटा रहा हूँ, नाम हटा रहा हूँ इन सबके। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि दो लेयर हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। तो अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्रॉ करूं फटाफट से, ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। लेट से एग रिलीज हुआ। ठीक है, यहां से एग रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो चुकी है। यहां से इंसेमिनेशन हो चुका है, थ्रू वेजाइना सर्विक्स से होते हुए इंसेमिनेशन हो चुका है। तो सीमेन या स्पर्म्स जो हैं, अब वो कहां पहुंच चुके हैं? अब वो पहुंच चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन हो चुकी है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू द फीमेल वजाइना। उसके बाद मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म जो है मूव करेंगे किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, जहां पे फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। एक और बात इंसेमिनेशन में जो आपको याद रखनी है कि इन ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन जो इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, ठीक है, इन वन इजैकुलेशन, इन सिंगल इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है इंसेमिनेट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स। अब इतने ज्यादा स्पर्म्स का इंसेमिनेशन होना, क्यों? क्या रीजन हो सकता है कि ज्यादा मेल गैमेट या स्पर्म होने चाहिए? तो बिल्कुल सेम रीजन है जो कि हमने सेकंड चैप्टर में दिया था कि क्यों पॉलन ग्रेन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट। क्योंकि इनको ट्रेवल करना है और ड्यूरिंग ट्रेवलिंग स्पर्म्स का लॉस होगा, स्पर्म्स की किलिंग होगी, बहुत सारे स्पर्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो टू कंपनसेट द लॉस, ठीक है, तो इन सब लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो है डिपॉजिट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब ये स्पर्म जो है मूव कर रहे हैं किधर की तरफ? फेलोपियन ट्यूब की तरफ। ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में भी किधर? फेलोपियन ट्यूब में भी एक जंक्शन है जो कि एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन है, इसको हम कहते हैं क्या? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन किधर होती है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर? तो बच्चे लिखाते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे अब आपको। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि फेलोपियन ट्यूब में भी पर्टिकुलरली कहां? तो एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन पे होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब अराइवल ऑफ ओवम, यहां से ओव्यूलेशन हो चुकी है, तो ओवम को क्या करना है? ओवम को पहुंचना है कहां पे? एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन पे। और जिस टाइम पे ओवम पहुंचा है, उसी टाइम पे स्पर्म को भी पहुंचना चाहिए उस एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन पे, क्योंकि एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है, इससे आगे या इससे पीछे नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म को भी और एग को भी साइमल्टेनियसली कहां पे होना चाहिए? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे। एग पीछे रह गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ओवम आगे आ गया, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब एग और स्पर्म दोनों सेम टाइम के ऊपर कहां पे होने चाहिए? साइमल्टेनियसली कहां पे होना चाहिए? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे
कि ऑल क्वाइटस, ऑल क्वाइटस मतलब ऑल क्वाइटस या ऑल इंसेमिनेशन डजंट लीड टू फर्टिलाइजेशन। मतलब क्वाइटस हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगी और प्रेगनेंसी होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि एग, जिसको आप सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो, अभी एग और सीमेन दोनों सेम टाइम पे पहुंचे किधर, एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन पे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुआ किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, बिकॉज स्पर्म कैन स्विम। उसके अलावा अराइवल ऑफ ओवम, ओवम अराइव हो गया कहां पे, एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए होता क्या है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक्चुअली में क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल है, ठीक है, ये यूट्रस है, जो यूट्रस की वॉल है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रही है। ठीक है, केमिकल फॉर एग्जांपल कैल्शियम भी सिक्रीट करती है ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिक्रीशंस फ्रॉम यूटरस इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म की स्विमिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। मोटिलिटी का मतलब अगर स्पर्म की टेल ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो कैपेसिटेशन के बाद ये मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्टिवेट हो जाता है स्पर्म, यू कैन से बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू कैपेसिटेशन। तो व्हाट इज कैपेसिटेशन, सिक्रीशन फ्रॉम द यूट्रस इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इसके अलावा ये एक काम और करता है, इसके अलावा ये एक काम और करेगा। क्या काम करेगा कि स्पर्म के ऊपर एक्रोजोम, आपने देखा था एक्रोजोम। ठीक है, एक बार फटाफट से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं स्पर्म का, जो कि मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हेड रीजन है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होता है, आप जानते हो। जेनेटिक मटेरियल हेड में प्रेजेंट है। उसके अलावा मेरे को जो मेन फोकस करना है वो करना है एक्रोजोम पे। मैंने जब आपको डायग्राम बताया था स्पर्म का तब भी बताया था कि एक्रोजोम दोबारा डिस्कस करूंगा मैं आपसे कब, फर्टिलाइजेशन में। तो अगर एक्रोजोम की बात करूं तो ये कैपेसिटेशन, ये जो सिक्रीशन हो रही है कहां से, यूट्रस की वॉल से, कि क्या करती है सिक्रीशंस, ये सिक्रीशंस एक्रोजोम के ऊपर की मेम्ब्रेन को डायलेट कर देगी। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, याद नहीं करना आपको। ठीक है, ये एक्रोजोम की सिक्रीशंस को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। ठीक है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये पतली हो जाएगी, ये टूटने लगेगी। अब इससे फायदा क्या होता है, अब एक्रोजोम जो है इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है, क्या सब्सटेंस भरा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या भरे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब ऐसे एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं, वो किधर प्रेजेंट है, एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट है। अब इन एंजाइम्स की प्रेजेंस होने की वजह से ही स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा को तोड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन इन एंजाइम्स को निकलने के लिए इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को डायलेट करने के लिए भी कौन हेल्प करता है, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है कुछ सिक्रीशंस करेगा, जिस सिक्रीशन की वजह से क्या होने वाला है, स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ जो एक्रोजोम का हेड है, ठीक है, जो एक्रोजोमल हेड है वो भी डायलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताकि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो अब जैसे ही एग के कांटेक्ट में आए स्पर्म बहुत इजीली रिलीज हो सके। ठीक है, तो ये दो काम कौन कर रहा है, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन भी हो गया। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि अब स्पर्म क्या हुआ है, स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आने लगा है किसके, किसके, एग के। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास एक्रोजोम है, क्योंकि इसके पास एक्रोजोम है, तो ये क्या करेगा, ये तोड़ना शुरू कर देगा इन मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, और इजीली इजीली अंदर एम्बेड कर जाएगा।
ठीक है। तो ये तोड़ना शुरू कर देगा, कैसे? क्योंकि एक्रोजोम है, एक्रोजोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ रिलीज हो जाएंगे, कोरोना रेडिएटर टूटने लगेगी और ये आगे जाके टच हो जाएगा किस पे टच होगा? जोना पेलुसिडा पे, और जोना पेलुसिडा को भी तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, कौन तोड़ना शुरू कर रहा है? दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन एक्रोसोम्स। तो आपको ये याद रखना है जरूर। तो अब इतना हटा रहा हूं, जरा इतना हटा रहा हूं ताकि आगे का समझ सके हम। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे टच किया। अब द क्वेश्चन इज कि जो स्पर्म आ रहे हैं वो तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, जो स्पर्म है वो तो बहुत सारे हैं, तो क्यों ऐसा है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को, बाकी स्पर्म्स क्यों नहीं एंटर कर पाते? ऐसा क्या रीजन होता है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे ही एग टच करेगा, जैसे ही एग टच करता है जोना पेलुसिडा को, या मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। ठीक है, तो क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्पर्म के अलावा, सिंगल स्पर्म के अलावा फर्दर स्पर्म्स को अंदर एंटर होने नहीं देगी। तो ड्यू टू ड्यू टू चेंज और रिवर्सल, रिवर्स हो जाना इन पोलैरिटी ओनली वन या सिंगल स्पर्म कैन एंटर द ओवम। ठीक है, सिर्फ सिंगल स्पर्म ही है जो कि एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलैरिटी है, ठीक है, ये पोलैरिटी एकदम से, जैसे ही पहले ने टच किया, ये पोलैरिटी जो है रिवर्स हो गई। अब ये पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, तो एक ही स्पर्म की एंट्री हुई है, बाकी स्पर्म जो है अब एंटर नहीं कर पाएंगे। आप ये मान सकते हो कि गेट खुला हुआ था, जैसे ही एक स्पर्म आ गया गेट्स बंद हो गए। ठीक है, गेट खुला हुआ था, जैसे ही पहला स्पर्म आया, पहले स्पर्म के टच होते ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, जिस रिएक्शन का नाम है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब है एक्रोसोम फटेगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ और ये जो गेट खुले हुए थे वो गेट्स क्या हो गए? बंद हो गए बाकी स्पर्म्स के लिए। तो बाकी स्पर्म्स नहीं एंटर कर पाए। तो बाकी स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाए, इसी को हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी का मतलब बहुत सारे स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकते। दिस इज पॉली मतलब बहुत सारे, और स्पर्म्स का बहुत सारे स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है? कैसे प्रिवेंट होगी? जैसे ही पहला स्पर्म जो है आपको एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा या टच में आएगा मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। और इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से, ठीक है, बाकी बाकी स्पर्म्स, अब फर्दर स्पर्म्स की एंट्री बंद हो चुकी है, फर्दर स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे किसके अंदर? आपके एग के अंदर या ओवम के अंदर। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको दिखाया हुआ है किधर? आपकी एनसीईआरटी के अंदर। अब इस डायग्राम पे जरा ध्यान से देखो। डायग्राम के अंदर आपको ओवम दिख रहा है बीच के अंदर, बीच में, ठीक है, ओवम जो दिख रहा है उसके बाद जो मेम्ब्रेन दिख रही है, जो स्पेस दिख रहा है, पहले वो देखो, पेरीविट्राइन स्पेस दिख रहा है, उसके बाद जोना पेलुसिडा भी दिख रही है आपको, कोरोना रेडिएटा भी दिख रही है आपको, स्पर्म्स दिख रहे हैं मल्टीपल, लेकिन एक ही स्पर्म एंट्री करी है, बाकी स्पर्म जो है वो बाहर ही है, अभी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं वो स्पर्म। ठीक है, तो वो स्पर्म्स एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको याद भी रखना है कि क्यों पॉलीस्पर्मी कैसे बच जाती है, या फिर आपसे पूछे क्यों एक एग को मल्टीपल स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा, इसके अलावा एक काम और होता है। आपको मैंने बताया था ये जो सेल है एक्चुअल में ये है क्या? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte को अभी ओवम में कन्वर्ट होना है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को किसमें कन्वर्ट होना है? ओवम में कन्वर्ट होना है। अब उसके लिए इसको क्या चाहिए? क्योंकि ये कौन से फेज पे रुका हुआ है? मेटाफेज 2 पे ये पॉज है। इसको कौन से फेज पे जाने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा? एनाफेज के लिए। तो इसको एक फैक्टर चाहिए जिसको कहते हैं हम एनाफेज प्रोमोटिंग
प्रमोटिंग फैक्टर। ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर कौन लेकर आता है? स्पर्म। स्पर्म के कहां प्रेजेंट होता है? ये एक्रोसोम में। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में सिर्फ मेम्ब्रेन ही नहीं टूटी, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया, ठीक है, पहला काम क्या हुआ कि गेट्स ब्लॉक हो गए, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हुई और फर्दर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। दूसरा काम टच होने पे क्या हुआ? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से ये सेकेंडरी oocyte अब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, एक छोटा सा सेल बनाएगा और एक बड़ा सेल बनाएगा। ये जो छोटा, ये अंदर ही हो रहा है, ये काम अंदर ही हो रहा है, ठीक है। ये जो छोटा सेल बनेगा इसको हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो बड़ा सेल बनेगा इसका नाम है ओवम। तो इसी वजह से आपकी एनसीईआरटी में ओवम लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप चेक करो कि ये जो एग है, ठीक है, इसको कांटेक्ट होता हुआ ये जो स्पर्म है इसको एग के साथ कांटेक्ट होता हुआ दिखा दिया है। तो वो मान चुके हैं कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज हो गया है और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो चुका है? ओवम में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? ओवम। और आपको कहीं कहीं यहां कहीं पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है बाद में, बट बनती जरूर है। तो पोलर बॉडी दिखेगा आपको। पोलर बॉडी क्यों बना? और बहुत छोटी है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ छोटी क्यों है, क्योंकि ये लगभग ना के बराबर साइटोप्लाज्म लेती है। सारा न्यूट्रिशन, सारा साइटोप्लाज्म किसको गया है? ओवम के पास, ठीक है। तो एट द टाइम, दिस इज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होता है? ओवम के अंदर, ठीक है। तो एक बार कंपाइल करो फटाफट से फिर से। क्या हुआ? सबसे पहले इंसेमिनेशन हुई। इंसेमिनेशन होने के बाद जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ गया। अब सीमेन की या स्पर्म की मूवमेंट हो रही है यूट्रस के थ्रू, किधर की तरफ? एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब की तरफ, ठीक है। लेकिन अपनी जर्नी के दौरान, ठीक है, अपनी जर्नी के दौरान स्पर्म के ऊपर यूट्रस कुछ केमिकल्स या सिक्रीशंस रिलीज करेगा। वो केमिकल्स या सिक्रीशन रिलीज होने के बाद स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाएगी और एक्रोसोम का जो हेड है वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो काम होंगे, इसको कहते हैं हम कैपेसिटेशन, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये स्पर्म और एग दोनों साइमल्टेनियसली कहां पहुंचेंगे? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। मतलब जो एक्रोसोम का हेड डायलेट हो चुका था, अब उसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलना शुरू होंगे। कोरोना रेडिएटा तोड़ेगा। सबसे पहले स्पर्म की बात कर रहा हूं। सबसे पहला स्पर्म कोरोना रेडिएटा तोड़ेगा, जोना पेलुसिडा तोड़ने लगेगा। जैसे ही कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, जोना पेलुसिडा के और एग के पास आ गया, एग की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। एग की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? पोलैरिटी रिवर्स। तो मल्टीपल स्पर्म्स या फर्दर स्पर्म्स अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, फर्दर स्पर्म्स अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम यही एक्रोसोम के अंदर हमारे एंजाइम्स के अलावा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अलावा एक फैक्टर भी होता है, इसको कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या करेगा? ओवम के अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट करा देगा, जो कि मेटाफेज पे रुकी हुई थी, मेटाफेज 2 पे। अब एनाफेज 2 करेगा ये, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करेगा, ठीक है। तो टीलोफेज भी करेगा और दो सेल्स के अंदर टूट जाएगा, एक बहुत छोटा जिसका कोई काम नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, एक ओवम बनाएगा। अब ये ओवम ही है जो कि फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? एग के न्यूक्लियस के साथ। सॉरी, ये ओवम ही है जिसको, जो कि स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? फर्टिलाइज। अब ये मेम्ब्रेन टूट चुकी है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन टूट चुकी है। स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म ने अपना हेड धसा दिया है और स्पर्म अपने न्यूक्लियस को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। किधर? अंदर, ठीक है। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज करेंगे। हैप्लॉइड ये था ओवम, हैप्लॉइड स्पर्म था। अब दोनों जो न्यूक्लियस बनाएंगे वो कैसा होने वाला है? वो रहेगा डिप्लॉइड, 2n, ठीक है। और ये 2n वाले न्यूक्लियस को ही, 2n कंटेनिंग न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जो 2n स्ट्रक्चर बना है दैट इज जाइगोट। दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ही ये है कि हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस या ओवम न्यूक्लियस टू फॉर्म a diploid zygote, and zygote is a unicellular structure। कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिसेलुलर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपको क्या क्या आएगा? टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इस टॉपिक से वो ये पूछेगा कि व्हाई नॉट ऑल कोइटस
लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, सारे क्वाइटस प्रेगनेंसी क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये आप रीजन दे सकते हो, क्योंकि सेम टाइम पे एग और स्पर्म को एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन पे होना चाहिए और हर बार ऐसा नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी लेयर होती हैं जो कि ओवम को कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इंसेमिनेशन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा कि पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं होती है। ठीक है, एग के साथ या ओवम के साथ पॉलीस्पर्मी क्यों, मल्टीपल स्पर्म जो है फ्यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप यही बोलोगे कि जब जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है मेम्ब्रेन के, पहला स्पर्म जब आता है तो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है, चेंज कर जाएगी, जिसकी वजह से अब फर्दर स्पर्म्स जो हैं वो एंटर नहीं कर सकते किसके अंदर, ओवम के अंदर। तो सिंगल स्पर्म ही हमेशा फर्टिलाइज करता है किसको, ओवम को। ठीक है, तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या बन चुका है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जाइगोट जाइगोट कुछ फ्यू सेल स्टेज बनाएगा और उसके बाद उसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम अभी, वो क्या है, इम्प्लांटेशन। अब देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हाफ ही दिखा है तो क्योंकि बिकॉज बाकी की हमें बहुत ज्यादा समझने के लिए जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से एग से, ओवरी से एग रिलीज हुआ। ठीक है, तो ओवरी से एग रिलीज हुआ, इस स्टेज को मैं कह रहा हूँ ए। ठीक है, तो एग रिलीज हुआ, अब एग पहुंचा किधर, एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन पे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बना। तो दिस इज जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, उसमें क्या क्या हुआ, वो सब हम अभी अभी पढ़ के आए। तो जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है जरा ये देखो। ठीक है, अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो इसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, बिल्कुल। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यूनिसेलुलर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे इसको हम, जाइगोट बोलेंगे। अब एक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड क्लीवेज। सेल डिवीजन और क्लीवेज में फर्क क्या होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है, इसने डिवाइड किया और आपको दो सेल दे दी। ठीक है, क्लीवेज में क्या होगा, एक सेल है, इसने डिवाइड किया और आपको दो सेल दे दी। दोनों में फर्क क्या है जरा ध्यान से समझो। ठीक है, इसने भी डिवाइड किया, दो सेल दिए, उसने भी डिवाइड किया, दो सेल दिए, तो फर्क ही क्या हुआ भाई। फर्क क्या है यहाँ पे कि सेल डिवीजन में अगर किसी की बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी का ओवरऑल साइज इंक्रीज करेगा। लेकिन क्लीवेज के अंदर ओवरऑल साइज इंक्रीज नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता, देखो, सेल डिवीजन के अंदर अगर जो पेरेंट सेल था इसका वॉल्यूम था V, तो जो डॉटर सेल आते हैं इन दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, V और V। ठीक है, मतलब जो इसका वॉल्यूम था वो इसका भी है और इसका भी है। तो नेक्स्ट जनरेशन में अब चेक करो जरा फटाफट से, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करा, यहाँ पे वॉल्यूम था V, लेकिन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। तो जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर ये सेल डिवीजन हुई होगी उस स्ट्रक्चर का साइज क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन क्लीवेज में अगर इस सेल का वॉल्यूम है V, तो ये सेल जो है अब वॉल्यूम में नहीं बढ़ेगा। तो अगर इसी से दो सेल निकले हैं तो इसका वॉल्यूम है V/2 और इसका वॉल्यूम भी क्या है, V/2। तो चेक करो जरा, यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम था V और यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम भी क्या रहा, V/2 प्लस V/2 इज V। तो क्लीवेज में सेल का नंबर तो बढ़ रहा है बट सेल का साइज, ओवरऑल जो साइज है स्ट्रक्चर का, वो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, सेल डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन के अंदर साइज भी बढ़ता है लेकिन क्लीवेज के अंदर साइज नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब खुद सोचो जरा कि जायगोट के अंदर सेल डिवीजन होनी चाहिए या क्लीवेज। हिंट क्या दे रहा हूं मैं आपको ये सोचने के लिए कि जो जायगोट बना है वो फेलोपियन ट्यूब में बना है। अब जायगोट जब आगे ट्रेवल करेगा तो कुछ टाइम तक इसको इस ट्यूब में ही रहना है। तो अगर जायगोट का साइज बढ़ने लगा तो ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि ट्यूब का ल्यूमेन, जो अंदर खाली स्पेस है, वो छोटा पड़ जाए और जायगोट का साइज बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, तो फंस जाएगा ये तो।
ठीक है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो जाइगोट का साइज इंक्रीज करना। तो अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं तो कौन सी डिवीजन करनी, क्या आपको सेल डिवीजन प्रेफर करोगे या क्लीवेज? तो क्लीवेज होनी चाहिए, और ये होता भी है। तो याद रखना है जाइगोट के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, जाइगोट के अंदर क्या होता है? क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो क्लीवेज हटा रहा हूं मैं अब, ये सिर्फ आपको बताना था। और ये एक टाइप से माइटोसिस ही है, मतलब 2n से जो प्लॉइडी रहने वाली है सेल्स की, वो क्या रहेगी? 2n ही रहेगी। तो अब डिवाइड करना शुरू करेगा ये एक सेल, डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा? 2, 2 से कितना बनेगा? 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, 8 से 16 क्या बन रहे हैं ये? क्या इनको मैं सेल्स बोलूं? जाइगोट के केस में जब ये डिवीजन होती है तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। तो मैं कहूंगा 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, 16 ब्लास्टोमियर स्टेज। 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम बोलते हैं मॉर्यूला। क्या बोलेंगे? मॉर्यूला। और एक ऐसा दिखेगा, जरा देखो, साइज जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, साइज जो है सेम ही है, साइज बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, साइज जो है सेम है। और अंदर क्या हो चुका है? बस अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो चुके हैं। और इस हर एक को हम क्या बोल रहे हैं? इस हर एक को बोल रहे हैं हम ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। और 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर को मॉर्यूला बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? मॉर्यूला कब तक बन गया? आप जरा यहां पे आओ। ठीक है, अब लेट से मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया सी। सी का मतलब क्लीवेज स्टार्ट हो चुकी है, अब 2 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, 4 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, 8 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं। ठीक है, और 8 से 16, अब 8 ब्लास्टोमियर के बाद एफ, 16 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं। तो इस स्टेज को मैं मोर्यूला बोल सकता हूं क्या? तो मोर्यूला बनते बनते, मोर्यूला बनते बनते, ठीक है, ये कहां पे आ जाता है? यूट्रस के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, अब ये अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अब मोर्यूला जो है वो अपने ब्लास्टोमियर्स को रीअरेंज करता है। ठीक है, इन ब्लास्टोमियर्स का रीअरेंजमेंट होता है। और वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, जरा ये देखो, वो कैसे अरेंज हो जाएंगे? वो ब्लास्टोमियर चले जाएंगे किधर? पेरीफेरी पे एक लेयर बन जाएगी ब्लास्टोमियर की, जो कि कहां पे बनेगी? पेरीफेरी पे बनेगी। ठीक है, और जो बाकी ब्लास्टोमियर होंगे वो चिपक जाएंगे बीच में। ठीक है, और आपको एक खाली स्पेस दिखेगा। तो ये जो पेरीफेरी पे आपको ब्लास्टोमियर की लेयर दिख रही है, इस लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। आपको जो सेंटर पे सेल की का या ब्लास्टोमियर का मास दिख रहा है, इसका नाम होता है इनर सेल मास। आईसीएम से डिनोट करते हैं इसको हम, इनर सेल मास। ये जो आपको कैविटी दिख रही है, दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, और ये जो कैविटी है इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, सीलोम या सील का मतलब होता है स्पेस, तो ये स्पेस है जिसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ब्लास्टोमियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ब्लास्टोमियर है। ठीक है, दोबारा से समझो, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुई, 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, मोर्यूला बोलेंगे। मोर्यूला कहां आ चुका है? कहां आ चुका है मोर्यूला? अब यूट्रस में आ चुका है। तो इसके सेल जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ब्लास्टोमियर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, एक पेरिफेरल लेयर बना लेगा। ठीक है, पेरिफेरल लेयर बनाएगा, इस पेरिफेरल लेयर को बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। सेंट्रल लेयर बनाएगा जिसको बोलेंगे इनर सेल मास। और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर के पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोमियर नहीं बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमियर तो हमारा, ठीक है, अंदर के सेल्स थे, तो ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है,
ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर की जो कैविटी है इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसील में कंफ्यूज मत होना, ब्लास्टोसील इज द कैविटी और ब्लास्टोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर। ये वही स्ट्रक्चर है जिसपे जाके, यही स्ट्रक्चर जाके चिपकेगा और अंदर धस जाएगा, ठीक है, इम्बेड हो जाएगा किसके अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन में हेल्प कौन करता है, चिपकने में हेल्प कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है कोरियोनिक विलाय। तो ट्रोफोब्लास्ट जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय क्या करता है, ये कोरियोनिक विलाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगा। लेट से मैं यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये जो है मेरा ब्लास्टोसिस्ट है। यूट्रस की साइड के जो कोरियोनिक विलाय होंगे वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है, जो यूट्रस की वॉल होती है वो उस पे भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाय बनाया है वो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों एक दूसरे में जाके ऐसे लॉक हो जाएंगे। और अब ये अटैच हो जाएगा, क्या, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया है किससे, यूट्राइन वॉल से, एंडोमेट्रियम से या यूट्रस की वॉल से अटैच हो गया है। अब क्या होगा, अब ये जो यूट्रस की वॉल है वो इसके अराउंड पूरे ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है, पूरा इसको घेर लेगी और इसको अंदर की तरफ खींच लेगी तो धस जाएगा, ठीक है, मतलब एम्बेड हो चुका है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द यूट्रस व्हिच इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट जिसको मैं कह रहा हूं, मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो, क्या हो गया, धस गया किसके अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार ये अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम जरा देख लो, ठीक है, ये डायग्राम से कंपेयर करने की कोशिश करो कि हमने क्या समझा है। तो आपको सबसे ऊपर ए स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और वही ए स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था फैलोपियन ट्यूब में भी दिखाया है। तो ए जो स्ट्रक्चर है वो दोनों ही सेम है, और ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये सेकेंडरी oocyte है जिसको आप ओवम भी बोल सकते हो। तो सेकेंडरी oocyte है। उसके बाद आपको बी स्ट्रक्चर दिखाया है, फर्टिलाइजेशन होती हुई दिखाई है, जाइगोट बनता हुआ दिखाया है, ठीक है। सी के अंदर क्या हुआ है, क्लीवेज हो चुका है। आप एक बार चेक करो, जो सी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, उसमें 2 ब्लास्टोमियर दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। ओवरऑल साइज तो सेम है, लेकिन अंदर जो ब्लास्टोमियर है वो कितने बन चुके हैं, 2। 2 के बाद देखो कितने ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, 4। 4 के बाद 8, और 8 और 16 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मोरियुला बोल सकते हैं। तो आपको मोरियुला दिख रहा है, ठीक है, तो मोरियुला। अब आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाया है नीचे, ठीक है, एफ। एफ जो स्ट्रक्चर है वो भी मॉड्यूलर है। जी स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में ड्रॉ हुआ है और डायग्राम भी आता है इसका। ये जो आपको जी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम दिया हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और इसमें जो आपको लेयर दिख रही है पेरिफेरल लेयर, इसका नाम क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि क्या करेगी, कोरियोनिक विलाय बनाएगी, इंप्लांटेशन में हेल्प करती है। और आपको सेंटर पे क्या दिख रहा है, इनर सेल मास। और आपको कैविटी दिख रही है, खाली स्पेस दिख रहा है, एक्चुअल में इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्लास्टोसील। लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो हमने उस डायग्राम को इससे कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ट्रोफोब्लास्ट का काम तो है कोरियोनिक विलाय बनाना। इनर सेल मास क्या करेगा, इनर सेल मास एक्चुअल में पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। मतलब मेरी बॉडी में जो एक एक टिश्यू है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, एक एक सेल्स है, मेरी बॉडी के सारे सेल्स किसके बने हुए हैं, इनर सेल मास ने बनाए हैं, ठीक है। किसने बनाया, इनर सेल मास ने, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट में क्या सेल डिवीजन होती है या फिर सेल डिवीजन होती है या क्लीवेज, तो क्लीवेज होती है। क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को मोरियुला बोलते हैं। मोरियुला गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के पास एक पेरिफेरल लेयर, एक मिडल लेयर, उनका नाम आपको पता है, उनका फंक्शन आपको पता है क्या करेंगी। उसके बाद जाके इम्बेड हो जाएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्बेडेड इनटू द यूट्रस, और इसी इम्बेडमेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इम्प्लांटेशन हमने देख लिया, फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, ठीक है। तो इतना जरूर पढ़ लेना, नोट्स बना लेना इसके भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।